हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं जो 16 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी में जो व्याकरण के पोर्शन है, जैसे कि समास हुआ आपका, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम और रस, छंद और अलंकार, इसके बारे में पढ़ लेंगे। तब अब तक हमने क्या पढ़ा है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, समास के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो हम समझ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें क्या दिया है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के किसके शब्द मिलते हैं। इसमें समास जो होता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त, क्या है, संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त मतलब उसको छोटा कर दे रहा है। संक्षिप्त शब्द को समासिक शब्द और इस मेल की क्रिया को समास कहते हैं। जो ये क्रिया हो रही है, मेल हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम समास कहते हैं। तो इसमें क्या है, समास का अर्थ भी कभी कभी पूछ देता है। समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त शब्द होता है। ये इसी बता रहा है कि समास में क्या होते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पद या दूसरा पद कह सकते हैं, या पूर्व पद, उत्तर पद, सब तो एक ही है। उसमें से आगे अगर जो आगे है उसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्व मतलब पहले आया है, फिर इसके बाद बात को उत्तर में, बात जो आया उसे हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पद कह सकते हैं, या कह सकते हैं पहला पद या दूसरा पद, या कह सकते हैं प्रथम पद या द्वितीय पद, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है राजमहल। देखिए राजमहल है तो आगे क्या लिखा है, राज लिखा है, उसके पीछे क्या है, महल लिखा है। तो ये जो आगे लिखा है इसका मतलब ये पूर्व है महल से, तो इसे हम कह सकते हैं पूर्व पद, या कह सकते हैं पहला पद। उसी तरह महल है, इसे हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पद, या कह सकते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पूर्व पद क्या है, राजा, मतलब राजमहल का मतलब क्या हुआ, राजा का महल हुआ। तो इसलिए पूर्व पद क्या हो गया, राजा हो गया, और उत्तर पद क्या हो गया, आपका महल हो गया। अब आते हैं कि समास के भेद या प्रकार। कितने प्रकार के समास होते हैं, या लिख सकता है कि समास के भेद कितने हैं। तो हम बता सकते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हम देख लेते हैं अवयवी भाव समास। ये नंबरिंग आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्या है, अवयवी भाव समास। ये किसे कहते हैं, तो हमें पता चल गया कि क्या होता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद, या पहला पद या दूसरा पद, जो भी कह सकते हैं। तो यही बता रहा है कि इनका पहला पद मतलब कि प्रथम पद है, अवयव होता है। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे अनुकूल, आजन्म, यथाशक्ति, प्रतिवर्ष आदि। ये जो दिया है ना, अनु, आ, यथा, प्रति, ये सब क्या है, ये अवयव हैं। क्या है, ये अवयव हैं। आप इसे समझने के लिए आप याद कर सकते हैं, उपसर्ग लगा होता है इसमें। जो ये जो प्रति, अथा, आ, अनु, ये क्या है, एक उपसर्ग है। हमने उपसर्ग में पढ़ा, तो इसमें इसे पहचानने का तरीका क्या है कि आप जो भी देखेंगे, आप उसमें अगर उपसर्ग लगा है तो आप समझ जाइए कि क्या है, वो अवयवी भाव समास है। वैसे अवयवी भाव समास में मैक्सिमम यथा, प्रति, आ, अनु यही दिया होता है, यही आप याद कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसमें जो होता है प्रथम पद मतलब कि पूर्व पद द्वितीय से सप्तमी तक की किसी विभक्ति से युक्त होता है। जो इसका पूर्व पद होता है, ये विभक्ति आपने पढ़ा होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो विभक्ति है वो द्वितीय से सप्तमी तक की किसी विभक्ति से युक्त होता है, मतलब इसमें युक्त होता है, ये इसमें जुड़ा होता है। तथा इनका अंतिम पद को क्या बोल सकते हैं हम, उत्तर पद। दो ही पद हुए, या प्रथम या अंतिम भी कह सकते हैं। तो अंतिम पद मतलब उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि पुस्तकालय, राजकुमार, बृहस्पतित आदि, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसे पहचानने का तरीका में बताया जाता है कि इसके संधि विच्छेद या विग्रह करेंगे इसका, तो इसमें क्या होता है कि को, से, के लिए, से, का, में होता है। अगर आपको विग्रह करने के बाद इस शब्द को, तो आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। लेकिन वो आता कहाँ से, ये समझ लेते हैं। वही हम बताया गया है, द्वितीय से सप्तमी तक की किसी विभक्ति से युक्त होता है, मतलब इस विभक्ति में से कोई विभक्ति इसमें रहती है। देखिए हम समझ लेते हैं यहाँ से कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जो तत्पुरुष समास है इसके भी 6 भेद होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। हम ये तत्पुरुष समास को समझाने के लिए इसके बारे में भी बता दे रहे हैं आपको कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो पहला क्या होता है, कर्म तत्पुरुष। दूसरा होता है करण तत्पुरुष। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष। छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। ये कर्म जो है ये द्वितीय विभक्ति है, करण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी और अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। तो ये आपने सुना होगा ये कि कर्ता ने कर्म को करण से संपदा के लिए, अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन हो। तो वही दिया है कि इसका जो पहचानने का तरीका होता है, कर्म
कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसका संकेत क्या होता है कि उसमें को लगा होता है, को। करण का से लगा होता है उसमें, संप्रदान का के लिए होता है, आपादान का होता है से होता है, संबंध मतलब कि का, अधिकरण मतलब कि में। तो ये तत्पुरुष समास का पहचानने का तरीका है कि क्या हो उस समास में, अगर उसका विग्रह आप करेंगे तो उसमें क्या निकले, विग्रह करने पे को निकले, से निकले, के लिए, से, का, में, ये उसमें हो तो कह सकते हैं वो तत्पुरुष समास है। लेकिन ये जो है तत्पुरुष समास के 6 भेद जो 6 प्रकार के हैं उससे संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं क्या है ये। तो हम पहला देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष, या इसे सिर्फ तत्पुरुष भी आप कह सकते हैं कि अभी हमें आगे हम क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके हाई स्कूल में नहीं है, लेकिन ये दे सकता है कि स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त मतलब कि स्वर्ग को प्राप्त, ये तो क्या है, ये तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। लेकिन अब आगे जाएंगे तो ये पूछ देगा कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तब हम बता सकते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष है। उसी तरह हम देखते हैं करण तत्पुरुष हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित, ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। लेकिन अब अपर क्लास में आप जाएंगे तो उसमें अगर पूछ देगा तो कि समास में कौन, तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो हम कह सकते हैं करण तत्पुरुष समास है। उसी तरह तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जैसे कि हम देख सकते हैं कि रसोई घर। रसोई घर के लिए क्या है, रसोई के लिए घर है, तो रसोई के लिए घर है तो इसकी पहचान के क्या है, के लिए लिखा है इसमें, के लिए। तो ये क्या है, एक तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ये चौथा है आपादान तत्पुरुष। तो आपादान तत्पुरुष में क्या है, जैसे एग्जाम्पल में इसका वृक्ष पतित मतलब वृक्ष से पतित है, इसमें क्या है, से दिया है से, तो ये भी एक तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष है। उसी तरह पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जैसे कि राजमहल। राजमहल मतलब कि राजा का महल, इसमें संबंध क्या है, इसका का दिया है, इसमें का क्या है, ये एक तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। उसी तरह छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, इसका क्या होता है, ग्रामवास मतलब ग्राम में वास, ग्राम में बसना। तो ये क्या है, इसमें में दिया है, तो ये भी एक तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कौन है, अधिकरण तत्पुरुष है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद मुख्य होता है। हमने पढ़ा कि क्या है, समास में 2 पद थे, पहला दूसरा ये कह सकते हैं। तो उसमें जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक। क्या हो, उसमें संख्या दिया होता है। संख्या मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6, जिससे आपको क्या बोध हो, गिनती की बोध हो, आपको लगे कि इसमें से गिनती लिख रहा है, संख्या दिख रही है, वो है संख्यावाचक। और दूसरा पद जो होता है मुख्य होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि देखिए त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ, मतलब आगे क्या आ गया, 3 है, इससे आपका ये हो गया आपका द्विगु समास। ये देखिए पंचपात मतलब 5, 9 रत्न, 9 मतलब कि 9 रत्न, 10 मुख, 10 से 10 संख्या अमुक, और 9 ग्रह। देखिए ग्रह है लेकिन कितने हैं, 9 ग्रह। तो 9 हो गया ये संख्या, ग्रह क्या है, मुख्य है। तो मतलब क्या बात है कि 9 ग्रह तो है लेकिन क्या है, 9 संख्या बता रहे आगे का संख्या। आज देखिए आप लिखा है मैंने चौराहा। चौराहा मतलब कि 4 राहों का समूह, तो इसमें क्या दिया है, 4 का ये हो गया संख्या 4, और राह अब क्या मुख्य आ गया, दूसरा पद मुख्य हो गया है। और चौथा हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, कि इस समास में जो होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो होते हैं, मुख्य रोल होता है उनका दोनों का, वो प्रधान होते हैं। तथा इन पदों के मध्य जो होता है और, तथा और को हम क्या बोलते हैं, तथा भी बोलते हैं। तो और, या इसको हम कह सकते हैं तथा, छिपा रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें छिपा रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन आप उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें और आ जाएगा। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय जो होता है मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि अन्न, देखिए योजक चिन्ह लग गया, डैश जल, अन्न योजक चिन्ह जल, फिर इसके बाद घी, फिर चिन्ह लगा है योजक, फिर शक्कर। कहीं कहीं नहीं भी रहता है, देखिए यहाँ पर दिया है राम कृष्ण, तो नहीं भी लगा हो तो राम और कृष्ण, 2 लोगों की बात हो रही है, राम और कृष्ण। कहीं कहीं नहीं भी दिया होता है, ये नहीं कि सिर्फ योजक चिन्ह दिया है तभी हो सकता है। एग्जाम में आप देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो कहीं कहीं चिन्ह नहीं भी लगाया है। ये पहचान के लिए है कि मैक्सिमम चिन्ह लगा होता है, लेकिन कभी कभी चिन्ह नहीं भी दिया होता है। तो राम कृष्ण है, फिर इसके बाद यहाँ पे पिता पुत्र आदि। देखिए यहीं से हो गया अन्न और जल हो गया, ये इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं द्वंद्व समास में योजक चिन्ह तो होता है, लेकिन क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देता है राम कृष्ण, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राम और कृष्ण में क्या निकल रहा है। अब इसको करेंगे तो है माता और पिता, तो माता पिता लिख देता है। इसी तरह राम और कृष्ण लिख दिया है, तो राम और कृष्ण है, 2 लोग हैं इसमें, इसलिए दोनों लोग की अलग अलग प्रधानता है। राम की अलग प्रधानता है, कृष्ण जी की अलग प्रधानता है। इसे क्या है, ये दोनों पद प्रधान है। 5वां है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते
कहते हैं। इसमें जो होता है पहला पद विशेषण और द्वितीय पद जो होता है ये पद विशेष्य होता है। इसमें जो होता है कर्मधारय समास में कु, सु, दु से बने शब्द भी कर्मधारय समास होते हैं। ये पहचान के लिए है। अब ये जान लेते हैं कि क्या कर रहा है कि पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य, दो पद हमें पता है। तो विशेषण का मतलब क्या है? विशेषता बताना। जैसे हम कह सकते हैं कि सोहन अच्छा लड़का है, की विशेषता बता दी। क्या? अच्छा, वो एक क्या है? विशेषण है, तो सोहन विशेष्य हो गया, यही बता रहा है। जैसे हम समझ लेते हैं नील कमल, मतलब कि नीला है जो कमल, तो जो कमल तो है लेकिन क्या है? ये नीले रंग का है, तो हम कह सकते हैं कि कमल क्या है? विशेष्य हो गया, और नीला क्या है? विशेषता हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है कमल की, क्या? नीला। उसी तरह महाकवि, महाकवि का मतलब क्या है? महान है कवि। क्या है? कवि तो है लेकिन क्या है? वो महान है, तो महान की क्या है? की विशेषता है, विशेषण हो गया महान, और कवि क्या है? ये विशेष्य हो गया। जैसे शुभ कर्म, शुभ है कर्म, मतलब कि कर्म क्या है आपका? विशेष्य है, और ये शुभ है, शुभ क्या है? विशेषण है, मतलब उनके कर्म जो है शुभ है, अच्छे हैं। तो ये आपका विशेषण हो गया, ये कर्म क्या है आपका? विशेष्य हो गया, यही बता रहा है इसमें। तो छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होती है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कि दो ही पद है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, परंतु जो शब्दों के मेल से एक नया अर्थ निकलता है। लेकिन वो शब्द जो बने हैं उसके मेल से जो बना है उसका अर्थ एक नया निकलता है। तो अलग अर्थ निकलने का मतलब हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द है। ये समझने के लिए क्या है? पर्यायवाची शब्द। किसी का आपको पर्यायवाची याद है तो आप समझ सकते हैं कि क्या है? वो बहुव्रीहि समास है। तो जैसे हम देख लेते हैं पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पंकज को कीचड़ में उगने वाला जो, अर्थात कमल। तो ये पंकज से हम क्या समझ रहे हैं? ये एक पर्यायवाची शब्द है कमल का, इसलिए क्या हो गया? ये बहुव्रीहि हो गया, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, इसका अर्थ अलग निकल रहा है। इसका क्या निकल रहा है? कमल निकल रहा है, मतलब कीचड़ में उगने वाला। पंकज का मतलब क्या हुआ? कीचड़ में उगने वाला, अर्थात क्या है? कमल है। तो बात तो कमल की हो रही है। इस तरह लंबोदर, मतलब कि लंबा है उधर जिनका, जैसे कि गणेश जी हो गए, ये अलग अर्थ निकल जा रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं? गणेश जी भी बोलते हैं। तो नया अर्थ निकला है, ये क्या है? एक पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह गंगाधर, गंगा को धारण किया जिसने, तो वो है शिव जी। तो गंगाधर किसे कहा जाता है? शिव जी को, तो इनका पर्यायवाची का हो गया। और नीलकंठ भी इन्हीं को कहा जाता है, और पीताम्बर कृष्ण जी को। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है, इस अलग अर्थ निकल रहा है। नीला है कंठ, ये नीलकंठ मतलब कि नीला है कंठ, इसमें भी बता रहा है ना कंठ नीला है, लेकिन इसका क्या निकल जा रहा है? एक नया अर्थ ही निकल जा रहा है। वो क्या हो गए? शिव जी हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कर्मधारय या बहुव्रीहि में थोड़ा सा यही फर्क होता है कि ये के में क्या होता है? एक अलग अर्थ। पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं कि बहुव्रीहि का मतलब क्या है? पर्यायवाची होना चाहिए, और कर्मधारय में क्या है कि विशेषता बता रहे हैं। और आगे जो भी सवाल है हिंदी के व्याकरण से संबंधित, उसे हम आगे हल कर लेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।